नमस्कार, मैं ओम प्रकाश एम्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वह 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 3 होगा, जिसका शीर्षक होगा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इसमें देखिए कि लिखा हुआ है वर्चस्व। यह वर्चस्व शब्द ताकत का प्रतीक है, एकाधिकार का प्रतीक है और इसी के इर्द गिर्द यह पूरा अध्याय घूमता है। और वर्तमान दौर में देखें, क्योंकि समकालीन जो लिखा हुआ है यह वर्तमान से ही संबंधित अभी है, अभी के दौर से संबंधित है, जिसमें कि हम देखेंगे कि अमेरिका कैसे पूरी दुनिया पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहता है और इसमें वो काफी हद तक सफल भी हुआ है। और यह वर्चस्व जो अमेरिका ने शुरू किया है, यह देखने में तो सोवियत संघ के पतन के बाद शुरू होता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अमेरिका के द्वारा विश्व में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए दूसरे विश्व युद्ध से ही प्रारंभ होता है इसकी गतिविधियां। यदि जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराया तो इसके पीछे एक ही उद्देश्य था, वर्चस्व और एकाधिकार। और यह राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सैनिक दृष्टिकोण से था। और इसके लिए उन्होंने भरपूर प्रयास भी किया, लेकिन यह पूर्ण रूप से उभर करके विश्व के मानचित्र पर, विश्व के पटल पर, विश्व के रंगमंच पर तब आया जब सोवियत संघ का पतन हो गया। सोवियत संघ का पतन एक आकस्मिक घटना है जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि एक मजबूत स्तंभ जो था महाशक्ति के रूप में, उसका विघटन हो गया। और जैसे ही उसका विघटन होता है तो एकमात्र शक्ति बच जाती है महाशक्ति के रूप में, वह है अमेरिका। और एकाधिकार वाली बात हो जाती है और समूचा विश्व इसके इर्द गिर्द नाचता है, चाहे वह आर्थिक स्थिति में हो, राजनीतिक स्थिति में हो या अन्य गतिविधियों में हो। इस पर अमेरिका का नियंत्रण करीब करीब स्थापित हो गया है। और यह सोवियत संघ के विघटन के बाद देखने के लिए मिलता भी है। और इसका पूर्वाभास तो शुरू हो जाता है खाड़ी संकट के समय से ही, जब इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया जाता है 1990 ईस्वी में। एक पुराने मानचित्र और पुराने किंवदंती और पुरानी कथाओं के आधार पर इराक कुवैत पर हमला करता है और कहता है कि कुवैत जो कभी कदीला के नाम से प्रांत था, उस पर इराक का नियंत्रण था, इराक का एक प्रांत था, इसलिए कुवैत वर्तमान समय में हमारा है। और इराकी राष्ट्रपति जो सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने इराक की सेना को कूच करने का आदेश दिया और कुवैत पर अधिकार कर लिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके बारे में अमेरिकी दबाव में चर्चा की और बल प्रयोग के द्वारा इराक को कुवैत से हटाने के लिए कहा। और इसी परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने 34 सहयोगी देशों के साथ इराक पर आक्रमण किया 1991 ईस्वी में। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म के नाम से जाना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ था, लेकिन इसमें 75% सैनिक अमेरिका का था। तो ये गतिविधियां आगे चलती रहती हैं और अमेरिका विश्व में अपने को बिग बॉस या दादा कह सकते हैं या सुप्रीमो कह सकते हैं, वर्चस्व स्थापित करने के लिए चल पड़ा, जिसमें कई अफ्रीकी देश हैं और एशियाई देश भी इसमें शामिल हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कई बार आतंकवादियों ने हमला भी किया, चाहे वह पेंटागन पर हमला हो या अन्य जगहों पर हमला हो। और इसके एवज में या इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए कई तरह की नीतियां अपनाई। और यही कथा और कहानी इस अध्याय का मूल तथ्य है। और इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठता है
उन पर यदि हम नजर दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव जो है वह है सद्दाम हुसैन कहाँ के राष्ट्रपति थे। सद्दाम हुसैन जो इराकी राष्ट्रपति थे, ये एक तानाशाह थे, सैनिक तानाशाह। और तानाशाह तो तानाशाह होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है, किसी का उस पर नियंत्रण नहीं रहता है। और इन्होंने कुवैत पर हमला किया, इसलिए अमेरिका इसके खिलाफ हो गया। और यूं कहें कि सोवियत संघ के पतन के बाद एकमात्र महाशक्ति बची अमेरिका, जो एक ध्रुवीय विश्व के रूप में उभरी। ध्रुव जो कि यह भौतिकी का शब्द है और इसका प्रयोग राजनीति शास्त्र में खाड़ी युद्ध में जो किया गया वह एक तरह से यथार्थ से परे लगता है। तो चलिए इस ध्रुव से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगला प्रश्न देखते हैं कि जॉर्ज बुश कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे और खाड़ी युद्ध के समय में, यानी कि पहले खाड़ी युद्ध के समय में वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो प्रश्न यहाँ यह भी पूछता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो जॉर्ज बुश थे। और उसके बाद जो प्रश्न हमारा बनता है वह है कि इराक ने कुवैत पर कब हमला किया। तो इराक ने कुवैत पर 1990 ईस्वी में हमला किया और महीना अगस्त का था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इराक पर अमेरिका और सहयोगी देशों द्वारा किया गया हमला खाड़ी युद्ध कहलाता है। यानी कि प्रश्न हमारा सीधा सा बनता है कि खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर के रूप में यदि हम ऑब्जेक्टिव में दें तो होगा कि इराक पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों द्वारा किया गया सैनिक कार्रवाई खाड़ी युद्ध कहलाता है। और पहला खाड़ी युद्ध कब हुआ। तो पहला खाड़ी युद्ध 1991 में हुआ। उसके बाद हम स्मार्ट बम के बारे में जानना चाहते हैं। तो स्मार्ट बम का संबंध किस युद्ध से है। तो स्मार्ट बम का संबंध खाड़ी युद्ध से है। और इसी स्मार्ट बम को कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जो है भी प्रश्न हमारा बनता भी है। और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म संयुक्त राष्ट्र संघ का सैनिक अभियान था इराक के विरुद्ध। यानी कि यह भी प्रश्न एक हमारा बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कुवैत को आजाद कराने के लिए जो अभियान छेड़ा गया और वह भी सैनिक अभियान, तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। इसके अलावे तालिबान और अल-कायदा, इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि तालिबान और अल-कायदा क्या है। तो तालिबान और अल-कायदा दोनों आतंकवादी संगठन हैं। एक ने तो जिसका नाम तालिबान है अफगानिस्तान में सरकार भी बना ली थी उस समय। और अल-कायदा जो आतंकवादी संगठन है, इसने सिर्फ खाड़ी के देशों को ही प्रभावित नहीं किया, इसने अफ्रीकी देशों को भी प्रभावित किया। और अमेरिका ने इन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई तब की जब तक कि अमेरिका इससे प्रभावित न हुआ। 9/11 की घटना जो अमेरिका में घटित हुई, उसके पीछे अल-कायदा जिम्मेदार थे। और अल-कायदा ने अमेरिका में स्थित पेंटागन पर हमला किया। और ये पेंटागन जो है वह अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। यानी कि रक्षा से संबंधित सारे काम धंधे अमेरिका के इसी पेंटागन में होते हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो बातें आप लोगों को कही और बताई बिंदुवार तरीके से, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित हो सके। और बार बार इसका अभ्यास करते रहिए, यही आप लोगों से हमारा निवेदन है।